विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यदुवंशी हिंदी पर, जहां हमने व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया है। सबसे पहले वीडियो में हमने देखा वर्ण की परिभाषा और उसके भेद, जिनमें हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का अध्ययन किया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुनासिक, निरानुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग की। सबसे पहले अगर बात करें अनुनासिक की, जिसका चिन्ह जो है चंद्रमा की बिंदी की तरह होता है, ये अनुनासिक वर्ण ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। नाक और मुंह से होता है और इनके उच्चारण में लघुता होती है। ठीक, जैसे आपका शब्द है गांव, दांत, आंत इत्यादि। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये अनुनासिक के चिन्ह हैं। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है निरानुनासिक। एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरानुनासिक। निरानुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को, स्वर वर्ण कहने का मतलब यह है कि स्वरों के साथ जो है व्यंजन वर्ण के साथ साथ स्वर वर्ण भी निरानुनासिक होते हैं। और निरानुनासिक वर्ण केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है और अनुस्वार उसे छोड़ करके सभी वर्ण निरानुनासिक के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जिसे कि हम लोग पंचमाक्षर भी कहते हैं, अंतिम वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर और अनुस्वार को छोड़ करके सभी स्वर और व्यंजन वर्ण निरानुनासिक होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा है विसर्ग वर्ण। विसर्ग अनुस्वार की तरह, जैसे अनुस्वार होता है, अनुस्वार आपने देखा होगा, अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अनुस्वार का चिन्ह इस तरीके से होता है। अनुस्वार की तरह यह भी जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ठीक, विसर्ग जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है अनुस्वार की तरह, और अनुस्वार भी जो है स्वर के बाद बोला जाने वाला व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, और इसके उदाहरण आपने देखे होंगे, अंगद, ठीक, और उसके बाद अंत और संन्यास। ये जो बिंदी दिखाई दे रही है ये अनुस्वार वर्ण होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान के संबंध में बात करें तो जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान से संबंधित कई सारे नियम, कई सारे जो है फार्मूले संस्कृत में हैं। जैसे बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा अकु, विसर्जनीय, कंठा, इचु, सनाम, तालु, ये सब संस्कृत में है। और हिंदी में अगर हम बात करें तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और उसके बाद ता वर्ग और पा वर्ग, ये सभी वर्गीय व्यंजन हैं। इनके उच्चारण स्थान की बात करें तो क, ता, मु, दा, ओ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। का से कंठ हो जाएगा, ता से तालु हो जाएगा, मु से मूर्धा हो जाएगा, दा से दंत हो जाएगा और ओ से ओष्ठ हो जाएगा। ये मैंने स्वयं से निर्मित किया है, ये फार्मूला है वर्गीय व्यंजनों के उच्चारण स्थान का। अब इसके बाद अगर बात करें, अंतस्थ व्यंजन भी हैं और उसके बाद उस व्यंजन भी हैं। उनके उच्चारण स्थान से संबंधित हमें कैसे पता चलेगा कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो बात करते हैं, पहले स्वरों की बात कर लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ये आपके कंठ से उच्चरित होते हैं। छोटी ई और बड़ी ई ये आपके तालु से उच्चरित होते हैं। री आपका जो है मूर्धा से उच्चरित होता है। उसके बाद ऊ आपका जो है ओष्ठ से उच्चरित होता है।
इस तरीके से स्वरों का जो है इसमें ए ऐ कंठ और तालु से, ओ और औ कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होता है। इसे कंठोष्ठ भी कहते हैं, कंठोष्ठ। ठीक, इस तरीके से स्वर का भी उच्चारण स्थान पता चल गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन जो कि आपके या, रा, ला, वा। तो या का तालु है ना, रा का मूर्धा है और ला का दंत है और इसका जो है दंतोष्ठ है। ठीक, ये तो आपका अंतस्थ व्यंजन रहा। ऊष्म व्यंजन की बात करें, इनके उच्चारण स्थान की, तो शा, शा, सा और हा। हा आपका कंठ से उच्चारित होता है और ये शा तालु से उच्चारित होता है, ये मूर्धा से उच्चारित होता है और ये वाला सा जो है दंत से उच्चारित होता है। इस तरीके से उच्चारण स्थान आपको बताया गया। इसे आप जो है नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे अल्पप्राण, महाप्राण और घोष और अघोष की। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष की बात करेंगे। अल्पप्राण और महाप्राण ये व्यंजनों का वर्गीकरण है और यह वर्गीकरण वायु प्रक्षेप की दृष्टि से किया जाता है। वायु प्रक्षेप का तात्पर्य है किसी वर्ण के उच्चारण में उसमें कितनी वायु जो है प्रक्षेपित हो रही है, इसी दृष्टिकोण से जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु प्रक्षेपित होती है उन्हें अल्पप्राण और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु प्रक्षेपित होती है उसे महाप्राण कहते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। किसी भी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर अल्पप्राण कहलाता है। किसी भी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर अल्पप्राण कहलाता है। और महाप्राण की बात करें अगर, अभी थोड़ा और बताएंगे इसमें, महाप्राण की अगर बात करें तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। सभी स्वर भी अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आप लोग समझ रहे होंगे, या, रा, ला, वा, सा, या, रा, ला, वा, हा। ठीक, उसके बाद महाप्राण की बात करें तो ऊष्म व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं। ठीक, अब इस तरीके से ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। 135 और 24 ये आप याद कर लेंगे तो अल्पप्राण और महाप्राण आपका स्पष्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अंतस्थ अल्प। ठीक, इससे ये क्लियर हो जाएगा। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद अब बात करें घोष और अघोष की। घोष और अघोष वर्णों की। घोष और अघोष वर्ण ये वर्गीकरण जो है आपका नाद की दृष्टि से किया गया है। नाद की दृष्टि से हो जाती हैं वे घोष, और जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं वो अघोष कहलाते हैं। अगर बात करें हम तो किसी भी वर्ग का पहला, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। कैसे होता है? अघोष वर्ण होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वो घोष होता है। अगर और बात करें कि सारे स्वर वर्ण जो होते हैं वो घोष के अंतर्गत आते हैं और उसके साथ साथ या, रा, ला, वा और हा। या, रा, ला, वा और हा, ये 5 वर्ण घोष होते हैं। इसके बाद जो आपके माफ़ कीजिएगा ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनमें केवल
ऊष्म व्यंजन में 3 केवल ये तीनों अघोष होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है? अघोष हैं। सभी स्वर घोष हैं। उसके साथ या, रा, ला, वा, हा ये आपके घोष वर्ण हैं। पहला दूसरा अघोष है, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा घोष है। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि सभी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार देते रहें। धन्यवाद।